हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। सीटेट जिसका एग्ज़ाम जनवरी 2024 में आयोजित होने वाला है और आज हम लोग इस क्रम में सीडीपी के अंतर्गत यानी कि बाल विकास के अंतर्गत हम लोग कोहल वर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत को पढ़ेंगे, जानेंगे, समझेंगे कि क्या है कोहल वर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत। तो शुरू करते हैं अपनी क्लास और देखते हैं कोहल वर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत। देखते हैं कि क्या है कोहल वर्ग के नैतिक विकास का सिद्धांत। कोहल वर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत यानी कि कोहल वर्ग थियरी ऑफ मोरल डेवलपमेंट। कोहल वर्ग के नैतिक विकास का सिद्धांत पियाजे के नैतिक मूल्यों के सिद्धांत से प्रेरित था। बात तो क्या आती है यहाँ पे कि पियाजे ने कॉग्निटिव डेवलपमेंट की जो थियरी दी थी और इसने भी क्या कोहल वर्ग का जो नैतिक विकास का सिद्धांत है वो किससे प्रेरित था, किससे प्रभावित था? तो ये पियाजे के नैतिक मूल्यों से प्रेरित था। ठीक है, कोहल वर्ग ने 1927 से लेकर 87 यानी कि जो उनका पूरा जन्म से लेकर इनकी मृत्यु तक का ये काल दिया गया है कि कोहल वर्ग जो कि 1927 से 87 तक रहे और अमेरिका के मनोवैज्ञानिक, कहाँ के थे ये? तो अमेरिका के एक साइकोलॉजिस्ट थे, मनोवैज्ञानिक थे, जिनके द्वारा नैतिक मूल्यों के विकास के सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया था। किसका? तो नैतिक मूल्यों के मोरल डेवलपमेंट का सिद्धांत दिया था कोहल वर्ग ने। कहाँ से बिलोंग करते हैं? अमेरिका से। इनके इन सिद्धांतों को शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण स्थान प्रदान किया जाता है। इनके इन विचारों को मनोविज्ञान में उच्च स्थान दिया जाता है। कोहल वर्ग के अनुसार यानी कि कोहल वर्ग के अनुसार यह परिभाषा है, सुपरटेट के दृष्टिकोण से काफ़ी इंपॉर्टेंट है यह परिभाषा, कि कोहल वर्ग के अनुसार नैतिकता का कार्य छात्रों को सही और गलत के मध्य क्या करना, अंतर स्पष्ट करना। यानी कि कोहल वर्ग कहता है कि नैतिकता का कार्य क्या है? तो जो स्टूडेंट है, जो छात्र हैं, जो लर्नर हैं, जो अधिगम करता हैं, उनको सही और गलत के मध्य जो है अंतर स्पष्ट करो कि क्या सही है और क्या गलत है। यही जो है, यही लाइन, इसी लाइन पर पूरी कोहल वर्ग की थियरी ही बेस्ड है, इसी पर आधारित है कोहल वर्ग के नैतिक विकास का सिद्धांत। आगे देखते हैं, छात्रों के जीवन हेतु क्या वस्तु या विचार नैतिक है? यानी कि कौन सा छात्रों के जीवन के लिए कौन सी वस्तु या कौन सा विचार क्या है, नैतिक है या अनैतिक है, इसका निर्धारण नैतिक मूल्यों के विकास के द्वारा ही किया जाता है। ठीक है, यानी कि छात्रों के जीवन में जो अधिगम करता होता है उसके जीवन में कौन सी वस्तु या विचार नैतिक है, मोरल है, कौन सा जो है अनैतिक है, इसका हम निर्धारण कैसे करते हैं? तो नैतिक मूल्यों के विकास के द्वारा हम इसका निर्धारण करते हैं। इसलिए कोहल वर्ग के इस सिद्धांत को कोहल वर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। यानी कि कोहल वर्ग मोरल डेवलपमेंट थियरी के नाम से जाना जाता है। कोहल वर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत, अब क्या है यह सिद्धांत, जानते हैं इसकी। कोहल वर्ग के अनुसार छात्रों में नैतिकता का विकास जन्मजात नहीं यानी कि बल्कि समाज द्वारा होता है। यानी कि कोहल वर्ग साफ कहता है, कोहल वर्ग कि छात्र जो होते हैं, अधिगमकर्ता जो होते हैं, उनमें नैतिकता का विकास जन्म से नहीं होता, जन्मजात नहीं होता कि जब वो पैदा हुए तब से उनमें नैतिकता आ गई, बल्कि धीरे धीरे समाजीकरण के द्वारा समाज करता है, समाज के द्वारा होता है। और समाज कैसे लाता है ये नैतिकता? तो समाजीकरण के द्वारा लाता है। वह अपने सिद्धांत द्वारा दिए गए 3 अवस्थाओं के 6 चरणों को सार्वभौमिक मानते हैं। देखिए ये इंपॉर्टेंट है आपको समझना, क्योंकि यहाँ कन्फ्यूजन हो जाता है बच्चों को। तो कितने स्टेजेस बताए हैं? 3 स्टेजेस, 3 अवस्थाएं बताई हैं, लेकिन इन 3 अवस्थाओं के जो है 2 सब स्टेजेस बताए हैं। 3 मेन स्टेज कितने हैं? 3 है कोहल वर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत की, और इन तीनों का जो है सब स्टेज की बात करें तो 1 और 2 सब स्टेजेस दिए गए हैं। तो कितने सब स्टेज हो रहे हैं, कितने चरण हो जाएंगे? 6 चरण, यानी कि 3 अवस्थाएं हैं और इन सब के 6 चरण बताए हैं कोहल वर्ग ने। आई होप आपको यह लाइन समझ में आई होगी। कोहल वर्ग ने अपने नैतिक विकास के सिद्धांत का प्रतिपादन 1969 कब किया था? 1969 में किया था। यह कौन सा ईयर है? इस समय इसरो की स्थापना हुई है। स्टैटिक का क्वेश्चन है जीके का कि 1969 में ही क्या होती है? इसरो की स्थापना होती है। उसी समय जब इसरो की स्थापना हो रही थी भारत में, उसी समय कोहल वर्ग ने नैतिक विकास के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। रिलेट कर सकते हैं चीज़ों को याद रखने के लिए। एवं 1981 से 84 में अपने विचारों को में संशोधन किया था। यानी कि जब नैतिक विकास का सिद्धांत को 1969 में दिया, फिर इसमें संशोधन 1981 और 1984 में संशोधन किया। कोहल वर्ग के अनुसार नैतिकता छात्रों के भावात्मक स्वरूप का अंग होती है। यानी कि नैतिकता, मोरालिटी क्या होती है? तो वह जो है छात्रों का भावात्मक स्वरूप का अंग होती है। कोहल वर्ग अपने परीक्षण हेतु कथाओं का उपयोग करते थे। यानी कि ये इंपॉर्टेंट लाइन है, किसका उपयोग करते थे कोहल वर्ग? तो कथाएं, कहानियाँ, स्टोरीज का सहारा लेते थे।
वह इन कथाओं के माध्यम से छात्रों से कुछ प्रश्न पूछते थे और उन प्रश्नों से प्राप्त उत्तरों के माध्यम से नैतिक विकास के सिद्धांतों का निर्माण करते थे। अब आइए देखते हैं, एग्जाम्पल समझते हैं हम। एग्जाम्पल से आपको कोहलबर्ग की थ्योरी पूरे तरीके से दिमाग में फिट हो जाएगी। अब चाहे वो कोई भी एग्जाम हो, टेट हो, सीटेट हो, सुपर टेट हो, मतलब कहीं भी, चाहे यूजीसी नेट हो, केवीएस हो, एनवीएस हो, कहीं भी पूछा जाए आपसे कोहलबर्ग, तो एक प्रश्न बाहर नहीं जाना चाहिए आज की क्लास से। समझते हैं कि कोहलबर्ग की एक कथा जिसमें से प्रत्येक शिक्षक संबंधित परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं, जो कि एक लघु कथा है, वह इस प्रकार क्या है कि जैसे देखिए, यूरोप की एक महिला जो बीमार थी, यूरोप में क्या थी, एक महिला थी और वह बीमार थी, जो मौत और जिंदगी के मध्य लड़ाई लड़ रही थी। उसके पति का नाम क्या था? हिंज था। हिंज, प्रश्न पूछा गया हिंज से संबंधित, तो उसके पति का नाम हिंज था। डॉक्टर के अनुसार एक रेडियम है जिससे इसकी जान बचाई जा सकती है। इनकी रेडियम क्या है? एक धातु है, और इसी धातु से उस महिला की जान बचाई जा सकती है। यूरोप में महिला थी, बीमार थी, जिंदगी मौत से लड़ रही थी, उसका पति का नाम क्या था? हिंज था। और वह महिला ठीक कैसे हो सकती थी डॉक्टर के अनुसार? तो उस डॉक्टर ने कहा था कि रेडियम नाम का एक धातु है जिससे वह महिला की जान बचाई जा सकती है। कहानी यहाँ तक आपको समझ में आई होगी। उस समय उस रेडियम की खोज एक फार्मासिस्ट ने किया था। इनके रेडियम की खोज किसने किया? एक फार्मासिस्ट ने किया। उस दवाई का मूल्य बहुत अधिक था। क्या था? नई नई खोज, इन्वेंशन हुआ था, तो उसका दाम भी क्या था? उसका मूल्य भी अधिक था, क्योंकि जिस फार्मासिस्ट ने उसकी खोज की थी वह उस रेडियम के निर्माण में लगे धन से 10 गुना अधिक धन ले रहा था, जिस कारण उस औरत का पति हिंज उसे खरीद पाने में क्या था? असमर्थ था। गरीब फैमिली थी तो इसको अफोर्ड नहीं कर पा रही थी, खरीद नहीं पा रही थी रेडियम को। एक दिन हिंज उस फार्मासिस्ट के पास गया और उससे कुछ पैसे देकर कहा कि आप मुझे वो दवाई दे दीजिए, मैं उससे अपनी पत्नी की जान बचा सकता हूँ। यानी कि फार्मासिस्ट से कहता है, हिंज जाता है, कहता है कि मुझे वो दवाई दे दीजिए जिससे मेरी पत्नी की क्या हो? जान बच जाए, और आप कुछ पैसे रख लीजिए, बाकी पैसे मैं आपको बाद में दे दूंगा। परंतु उस फार्मासिस्ट ने उसे साफ मना कर दिया, कहा नहीं, कोई उधारी नहीं चलेगी, पूरा पैसा दो फिर रेडियम लेके जाओ। और उससे कहा कि मैंने इस दवाई की खोज अधिक धन अर्जित करने के लिए ही किया। साफ कह दिया कि मैंने खोजा ही रेडियम को इसलिए है कि मैं इससे अधिक पैसे ले सकूं। आप मुझे जब तक इसका पूरा मूल्य नहीं चुकाएंगे तब तक मैं आपको यह दवाई नहीं दूंगा। ये बात सुनकर हिंज को क्या आ गया? गुस्सा आया। आप देखिए स्टोरी यहीं से प्रश्न आपका बंद फ्रेम होगा कि हिंज को क्या आ रहा है? अब इस बात से गुस्सा आ रहा है, और उसने उसकी दुकान में क्या कर दिया? तोड़ फोड़ मचा दिया, और उसके दुकान से उस रेडियम की दवा, यानी कि जो दवाई थी, उसको क्या कर लिया? चुरा लिया। क्या कर लिया उसने? चुरा लिया। समझिएगा इस लाइन को। कोहलबर्ग ने अपनी इस कथा के आधार पर 2 प्रश्नों का निर्माण किया। 2 प्रश्न बनाए कोहलबर्ग ने, जिसको उसने 2 भागों में विभाजित किया। और जो आगे है देखते हैं क्या है कि देखिए, पहली नैतिक दुविधा, यानी कि मोरल डिलेमा, बहुत बार पूछा गया है, यह VVI है, मोरल डिलेमा। ठीक है, मोरल डिलेमा, नैतिक दुविधा क्या है, पूछा गया है कोहलबर्ग के अनुसार। मोरल डिलेमा या नैतिक दुविधा क्या है? तो समझते हैं मोरल डिलेमा को कि कोहलबर्ग के अनुसार कभी कभी हम सही और गलत के मध्य निर्णय लेने में जिन दुविधाओं या समस्याओं का सामना करते हैं उसे ही हम क्या कहते हैं? नैतिक दुविधा या मोरल डिलेमा कहते हैं। जैसे समझिए कि कोहलबर्ग क्या कहना चाह रहा है? कह रहा है कि कभी कभी हम क्या, असमंजस की स्थिति, नैतिक दुविधा या मोरल डिलेमा क्या है? तो हम अपनी एक जन साधारण की भाषा में समझें तो जिसे असमंजस की स्थिति कहते हैं हम लोग, कि सही है गलत है, करें ना करें, यही क्या होती है? असमंजस की स्थिति होती है। इसे ही कोहलबर्ग नैतिक दुविधा या मोरल डिलेमा कहता है। और ये कह रहा है कोहलबर्ग कि कभी कभी हम सही गलत के मध्य निर्णय लेने में जिन दुविधा या समस्याओं का सामना करते हैं उसे ही हम क्या कहते हैं? नैतिक दुविधा या मोरल डिलेमा कहते हैं। जैसे प्रश्न देखिए, कौन सा प्रश्न फ्रेम हुआ कि अगर हिंज चोरी नहीं करेगा, अगर हिंज चोरी नहीं करेगा तो उसकी पत्नी क्या होगी? मर जाएगी। और अगर उसने चोरी की तो उसको पुलिस पकड़कर जेल में बंद कर देगी। 2 दुविधा है ना, कि चोरी करूं या ना करूं। चोरी करूंगा तो अगर चोरी नहीं करता हूं तो पत्नी मर जाएगी, चोरी करता हूं तो पुलिस पकड़ के मुझे जेल में बंद कर देगी। अब कैसी असमंजस की स्थिति है, डिलेमा की स्थिति है, किसके मन में? हिंज के मन में। अब आगे समझते हैं, यही क्या है? नैतिक दुविधा है, मोरल डिलेमा है। साधारण भाषा में समझिए कि असमंजस की स्थिति, सबके जीवन में एक बार तो असमंजस की स्थिति आती ही आती है। तो इसको आप अपनी जनसाधारण की भाषा में समझने का प्रयास कीजिए, मोरल डिलेमा को, नैतिक दुविधा को। अब आगे देखते हैं नैतिक तर्कणा, क्योंकि ये कन्फ्यूजिंग बहुत हो जाता है, सबके लिए बहुत कन्फ्यूजिंग रहता है। क्या है मोरल डिलेमा, क्या है मोरल रीजनिंग, क्या है? तो
मोरल रीजनिंग की बात करें, अगर नैतिक तर्कणा की हम बात करें, तो देखिए क्या है कि दो विचारों के मध्य सही और गलत का चयन। देखिए दो विचार हैं, अब मान लीजिए ये दो विचार हैं 1 और 2, अब आपको एक चूज ही करना है, आपको या तो ये चूज करेंगे या तो ये, मतलब ये नहीं कि आप असमंजस में रहेंगे, आपको क्लियर होना पड़ेगा। आप ऑप्शन ए को चूज करते हैं या ऑप्शन 2 को चूज करते हैं, क्लियर कट आपको एकदम चूज करना ही है। ये मोरल रीजनिंग होता है, इसे हम मोरल रीजनिंग कहते हैं कि दो ऑप्शन में से कोई एक का चयन आपको निश्चित रूप से करना है। आगे देखते हैं, प्रश्न है क्या कि हिंज ने अपनी पत्नी की जान बचाने के लिए चोरी करने का फैसला ले लिया। देखिए कहा ना कि या तो हिंज ने 1 और 2 ऑप्शन था, या तो चोरी करेगा या तो फिर चोरी नहीं करेगा, तो उसने क्या फैसला ले लिया कि हम चोरी करेंगे। क्या करेंगे? हम चोरी करेंगे। हिंज ने कहा कि पत्नी की अपनी जान बचाने के लिए हम चोरी करेंगे। अब कोहलबर्ग ने अपने नैतिक विकास का सिद्धांत, यानी कि जो कोहलबर्ग की थियरी थी, कोहलबर्ग ने अपने नैतिक विकास के सिद्धांत का प्रतिपादन 3 अवस्थाओं में किया है। कितने स्टेजेस ये पूछा जाता है, तो 3 स्टेजेस दिमाग में एकदम बैठा लीजिए। स्टेजेस अंग्रेजी में याद कर लीजिए, अगर अवस्थाएं नहीं याद हो रही तो अंग्रेजी में स्टेजेस याद करिए कि 3 स्टेज की बात करिए, 3 अवस्थाओं की बात करिए। और स्टेप 3 और कितने स्टेप दिए हैं, चरण, ये क्या हो गए? स्टेज हो गए, ये क्या हो गए? स्टेज हो गए। और 6 क्या हो गए? ये स्टेप हो गए। ये क्या हो गए? स्टेप हो गए, चरण हो गए। यानी कि 3 अवस्थाएं और 6 चरण की बात करता है कौन? कोहलबर्ग अपने नैतिक विकास के सिद्धांत में। ये चीज़ आपको एकदम याद होनी चाहिए क्योंकि ये प्रश्न पूछा गया है। अब आगे देखते हैं क्या क्या है वे। तो सबसे पहले क्या है, तो देखिए क्या है? अवॉइडिंग पनिशमेंट है। क्या है ये? सबसे पहले अवॉइडिंग पनिशमेंट है। सेल्फ क्या है? इंटरेस्ट है, यानी कि सेल्फ इंटरेस्ट की बात करता है। गुड बॉय गुड गर्ल की बात करता है तीसरे, यानी कि पहले अवॉइडिंग पनिशमेंट की बात करता है, फिर सेल्फ इंटरेस्ट की बात करता है, एंड देन तीसरे स्टेज पे क्या कहता है? गुड अच्छा लड़का अच्छा लड़की का कॉन्सेप्ट देता है। फिर क्या बात करता है? लॉ ऑर्डर की, यानी कि लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने की बात करता है। सोशल कॉन्ट्रैक्ट की बात करता है, यानी कि सामाजिक जो है, सोशल जो है कॉन्ट्रैक्ट की बात करता है। ये कौन? कोहलबर्ग। और छठे नंबर सबसे अंतिम में प्रिंसिपल या सिद्धांतों की बात करता है छठे नंबर पे। तो क्रम चाहे आप क्रम से याद कर लें, टॉप का याद करें, 3rd लेवल का गुड बॉय गुड गर्ल पूछा गया है। तो पहले सबसे पहले क्या होता है? अवॉइडिंग पनिशमेंट है। सेकंड पे सेल्फ इंटरेस्ट की बात करता है। 3rd पे गुड बॉय गुड गर्ल की बात करता है। लॉ एंड ऑर्डर की बात करता है 4th लेवल पे। 5 लेवल पे सोशल कॉन्ट्रैक्ट की बात करता है। और 6 पे किसकी बात करता है? प्रिंसिपल या सिद्धांत निर्माण की बात करता है कौन? कोहलबर्ग। ये क्या है? 6 स्टेज, ये क्या है? 6 स्टेप है, चरण है। ये 6 चरण जो है यही क्या है? तो इसके कोहलबर्ग के सिद्धांत के 6 चरण है। स्टेज बात करें, अवस्थाएं, तो 3 अवस्थाएं, 6 चरण की बात करता है कौन? कोहलबर्ग। अब देखते हैं सबसे पहला, ये सबसे पहला क्या है? तो सबसे पहला स्टेज है प्री कन्वेंशनल स्टेज। पहला स्टेज है ये, कौन सा है? पहला स्टेज है कि यानी पहली अवस्था है पूर्व रूढ़िगत नैतिक अवस्था, पूर्व रूढ़िगत नैतिकता अवस्था, यानी कि प्री कन्वेंशनल एज। अंग्रेजी में प्रीफर करिए याद करने का कि प्री कन्वेंशनल स्टेज होता है। अब देखिए प्री कन्वेंशनल स्टेज क्या है, इसको समझने का हम प्रयास करते हैं। कोहलबर्ग के अनुसार नैतिक विकास की यह अवस्था कितने वर्ष की होती है? 4 से 10 वर्ष की होती है। इंपॉर्टेंट है यह कि प्री कन्वेंशनल स्टेज कितने वर्ष का होता है? तो 4 से 10 वर्ष का होता है प्री कन्वेंशनल स्टेज। इस अवस्था में छात्रों का नैतिक विकास क्या होता है? न के बराबर होता है, शून्य होता है। समझ जाइए, एक तरह से 4 से 10 साल के बच्चे में क्या ही नैतिक विकास आएगा, कोई मोरल डेवलपमेंट नहीं होगा इसका। तो बच्चे में क्या होता है? नैतिकता 0 के बराबर होती है, ठीक है। और यह स्टेज कितने वर्ष का होता है प्री कन्वेंशनल? तो 4 से 10 वर्ष का होता है यह। अर्थात बालक इस अवस्था में सही गलत के मध्य अंतर को समझने में क्या होता है? असमर्थ होता है कि क्या सही है क्या गलत है, बच्चा इसमें कुछ नहीं समझ पाता। इस आयु में छात्र सही गलत का चयन दंड पाने और भय पुरस्कार पाने की लालसा से करता है। देखिए इंपॉर्टेंट लाइन है, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है यह कि 4 से 10 वर्ष की अवस्था जो प्री कन्वेंशनल स्टेज है, इसमें बच्चे में नैतिकता का विकास बिल्कुल नहीं होता है, लेकिन करता है बच्चा इस आयु में जो है सही गलत का चयन बच्चा तो करता है, लेकिन कैसे कि दंड, भाई गलत करेंगे तो हमको दंड मिलेगा और सही करेंगे तो हमें पुरस्कार मिलेगा। इस भय से, इस डर से बच्चा जो है सही गलत का क्या करता है? चयन करता है। यानी कि अगर बच्चा गलत करेगा तो उसे दंड मिलेगा और सही करेगा तो उसे रिवॉर्ड या पुरस्कार दिया जाएगा, ठीक है। यानी कि प्री कन्वेंस पूछा जाता है कि किस अवस्था में बच्चा जो है डर या भय या पुरस्कार से सही गलत का चयन करता है? तो प्री कन्वेंशनल स्टेज यानी कि 4 से 10 वर्ष की अवस्था होती है। प्रश्न यहाँ से फ्रेम हुआ है, ठीक है। कोहलबर्ग ने नैतिक विकास की इस अवस्था के 2 भागों में बांटा। अब देखिए मैंने बताया 3 स्टेज यानी कि 3 अवस्थाएं और
उस सबके 2-2 चरण यानी कि 6 चरण की बात करता है। अब पहला स्टेज हो गया प्री कन्वेंशनल स्टेज पहला, और इसके जो है 2 जो है चरण बताए हैं। देखिए ये पहला चरण है कि दंड और आज्ञा पालन यानी कि पनिशमेंट एंड ओबीडियंस की बात करता है कौन, दंड आज्ञा पालन की बात करता है कौन, कोहलबर्ग। किसके अंतर्गत है, तो देखिए किसके अंतर्गत बात करता है, तो यह जो है पहली अवस्था प्री कन्वेंशनल स्टेज में उसकी पहली अवस्था क्या है, दंड और आज्ञा पालन। अब समझते हैं कि दंड आज्ञा पालन क्या है, कि इस प्रकार छात्र सही गलत के मध्य अंतर का चयन उनके प्रति दूसरे के व्यवहार के अनुसार करते हैं। अर्थात जैसे वह गलत कार्य करते हैं तो उन्हें उनके घर वालों से दंड मिलेगा। इस एज में बच्चा क्या करता है, सोचता है कि अगर मैं गलत करूंगा तो घर पे क्या होगी, बहुत पिटाई होगी, दंड मिलेगा मुझे। और वह कोई अच्छा कार्य करता है तो उन्हें किसी व्यक्ति के द्वारा पुरस्कार या तारीफ मिलेगी। जैसे मान लीजिए आपके घर में कोई छोटा बच्चा है, तो अगर घर बाहर जाता है खेलने, शरारत करता है, तो वह अगर कोई शरारत करता है तो वो सोचता है कि अगर मैं शरारत करूंगा तो मम्मी से पिटाई होगी, बहुत मम्मी मार लगाएगी। और कोई अच्छा काम करता है, किसी बुजुर्ग का सहयोग करता है, मान लीजिए कहीं जा रहे हैं उनके हेल्प कर दिया, रास्ता पार करवा दिया, छोटा ही बच्चा है, लेकिन ये सब अगर करता है तो उसे बहुत शाबाश बेटा बहुत अच्छे, ये सब मतलब क्या पुरस्कार या फिर टॉफ़ी मिल गया तो पुरस्कार मिलेगा बच्चे को। तो बच्चा समझता है कि अगर मैं अच्छा काम करूंगा तो मुझे पुरस्कार मिलेगा, अगर मैं बुरा काम करूंगा तो मेरी पिटाई होगी, मैं बहुत घर पे डांट सुनूंगा। तो ये किस स्टेज में होता है, प्री कन्वेंशनल स्टेज में होता है, 4 से 10 वर्ष की अवस्था में होता है यह। और बच्चा क्या दंड या फिर आज्ञा पालन क्यों करता है, तो पुरस्कार या दंड या पुरस्कार के भय से, ये इंपॉर्टेंट है कि दंड या पुरस्कार के भय से बच्चा जो है दंड और आज्ञा पालन करता है। अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आत्म अभिरुचि और प्रतिफल अभिमुखता, सेल्फ एप्टीट्यूड एंड रिवॉर्ड एटीट्यूड। देखिए यानी कि सेल्फ एप्टीट्यूड एंड रिवॉर्ड एटीट्यूड की बात करता है, आत्म अभिरुचि और प्रतिफल अभिमुखता। दूसरी जो है क्या है, दूसरा चरण है, यह चरण है, स्टेज नहीं है। इस अवस्था में छात्र अपनी रुचि के अनुसार आज्ञा पालन करते हैं। यानी कि इस अवस्था में क्या होता है, दंड या पुरस्कार के भय से नहीं, बल्कि बच्चा अपनी इंटरेस्ट या अपनी रुचि के आधार पर आज्ञा का पालन कर रहा है। पहले वाले में क्या था कि दंड या पुरस्कार के भय से कर रहा था, लेकिन इसमें अपनी रुचि से, अपनी इंटरेस्ट के आधार पर वह क्या करता है, आज्ञा का पालन करता है बच्चा। वह कार्य अधिक करते हैं जिससे उन्हें उस कार्य के लिए अधिक फल प्राप्त है, कि बच्चा वही कार्य करता है कि जिससे उसे क्या हो, अधिक फल की प्राप्ति होती है। पहली चीज़ क्या, इस अवस्था में आत्म अभिरुचि में बच्चा क्या करता है, अपनी नाम ही है आत्म अभिरुचि, यानी कि अपनी रुचि के अनुसार बच्चा कार्य करता है, ना कि दंड और भय से। और क्या करता है, वह वही कार्य करना चाहता है, वह वही कार्य करना पसंद करता है जिससे उसके लिए क्या हो, अधिक फल की प्राप्ति हो। अब समझते हैं, अब हमारा जो है प्री कन्वेंशनल के बाद से दूसरा स्टेज, दूसरी अवस्था आती है रूढ़िगत नैतिकता की अवस्था, यानी कि कन्वेंशनल स्टेज। वो प्री कन्वेंशनल था और ये कन्वेंशनल है, ठीक है। अब यह अवस्था कितने वर्ष तक चलती है, देखिए कोहलबर्ग के अनुसार नैतिकता के विकास का यह दूसरा चरण है, जो कितना 10 से 13 वर्ष, यानी कि कन्वेंशनल स्टेज 10 से 13 वर्ष के, कितने ईयर, वाई से ईयर के डिनोट कर रही हूँ मैं, तो यह 10 से 13 वर्ष की तक अवस्था चलती है, कन्वेंशनल स्टेज चलती है। अब इसमें बच्चा देखिए कैसे कार्य कर रहा है, इसके अंतर्गत छात्र अधिक सामाजिक होते हैं, छात्र कैसा सोशल ज़्यादा हो जाता है। अब 10 से 13 वर्ष का बच्चा है, टीन एज में आ रहा है, 13 में आ गया, तो टीन एज में आ गया तो बच्चा सोशल होने लगता है, धीरे धीरे क्या होता है, बच्चा धीरे धीरे सोशल होने लगता है। अर्थात वह ऐसे कार्य करते हैं जिससे समाज से उन्हें सम्मान प्राप्त होता है, क्या हो, समाज से उन्हें सम्मान प्राप्त हो। सोशल यही है, बच्चा धीरे धीरे सोशल हो रहा है कि वह वही कार्य करेगा जिससे समाज में उसे सम्मान प्राप्त हो, उसकी वाह वही हो कि बहुत अच्छा, फलाने कि फला का लड़का तो बहुत अच्छा है, ठीक है, या फला की लड़की बहुत अच्छी है। तो इस आयु में बच्चा वही कार्य करना चाहेगा कि जो समाज से उसे ज़्यादा सम्मान मिले। इस आयु में छात्र दूसरे व्यक्तियों की नैतिकता के स्तर को अपने अंदर समाहित या अनुकरण करता है, इमिटेशन करना सीख लेता है बच्चा। अगर कोई अच्छा व्यक्ति है तो उसके जैसा क्या करता है, उसके जैसा बनने का प्रयास करता है, उसका अनुकरण कर लेता है। वह दूसरे व्यक्तियों के मानकों के अनुसार सही और गलत के मध्य अंतर को स्पष्ट कर उचित निर्णय ले पाता है, ठीक है। इस अवस्था को भी कोहलबर्ग ने 2 भागों में विभाजित किया है, 2 चरण में विभाजित किया है। अब ये दूसरे 2 चरण कौन से हैं कन्वेंशनल स्टेज के, तो पहला है अच्छा लड़का या लड़की बनने की आशा, यानी कि गुड बॉय एंड गुड गर्ल बनने की जो आशा होती है वो किस स्टेज में होती है, तो ये भी याद रखिए किस स्टेज में, ये प्रश्न पूछा गया, अच्छा लड़का या अच्छा लड़की बनने की आशा कब बच्चा रखता है, तो कन्वेंशनल स्टेज में। किस स्टेज में, कन्वेंशनल। कितने वर्ष की होती है, तो 10 से 13 वर्ष की होती है, टीन एज में बच्चा आ जा रहा है ना, 10 से 13 वर्ष की अवस्था होती है कन्वेंशनल स्टेज। और इस स्टेज में बच्चा अच्छा लड़का और अच्छा लड़की बनने की आशा करने लगता है। इस अवस्था में छात्र या छात्राओं के मध्य
अच्छा बनने की होड़ होती है, अर्थात इस अवस्था में दूसरों से उन्हें सम्मान की आशा होती है, जिस कारण वह सदैव अच्छा लड़का या अच्छा लड़की बनने के मार्ग की ओर अग्रसर होते हैं। आपको यह लाइन एकदम अच्छे से याद होनी चाहिए कि किस अवस्था में अच्छा लड़का, गुड बॉय गुड गर्ल का कॉन्सेप्ट आता है, तो कन्वेंशनल स्टेज में आता है। कन्वेंशनल स्टेज कितने वर्ष का होता है? 10 से 13 वर्ष का होता है। आप इसको याद रखिए। अब देखते हैं तीसरी अवस्था, तीसरी स्टेज कौन सी है? कोहल वर्ग के नैतिक विकास की अंतिम अवस्था है तीसरी अवस्था, कानून व्यवस्था उन्मुखता, लॉ एंड ऑर्डर ओरिएंटेशन की बात करता है। लॉ एंड ऑर्डर ओरिएंटेशन क्या है कि इस अवस्था में छात्र कानून, नियमों, नीतियों के प्रति सजग रहते हैं एवं समस्त नियमों और नीतियों का पालन करने की ओर क्या होते हैं? अग्रसर होते हैं। यानी कि जो लॉ एंड ऑर्डर का स्टेज है, इससे छात्र क्या करता है? कानून, नियम, नीति, जो भी नीति है उनके प्रति सजग रहता है और जो भी नीति नियम है उनका पालन करने की ओर क्या होता है? अग्रसर होता है। इस आयु में वह नीति और नियमों की अवहेलना नहीं करते हैं, बल्कि उसे सत्य मानकर उसका पालन करते हैं। ठीक है, ये लाइन इंपॉर्टेंट है कि इस अवस्था में जो लॉ एंड ऑर्डर की अवस्था होती है, इसमें बच्चा क्या करते हैं? तो लॉ एंड ऑर्डर की अवस्था में बच्चा जो है नियमों का अवहेलना नहीं बल्कि उसको सत्य मानकर उसका पालन करते हैं। अब अंतिम अवस्था आती है कोहल वर्ग के नैतिक विकास की, तो पोस्ट कन्वेंशनल मोरालिटी स्टेज, यानी कि तीसरी अवस्था अंतिम अवस्था है कि पोस्ट कन्वेंशनल मोरालिटी स्टेज, उत्तर रूढ़िगत नैतिकता की अवस्था। पहले क्या था? तो प्री कन्वेंशनल स्टेज था। ठीक है, एक बार मैं रिवीजन करा दूं कि प्री कन्वेंशनल स्टेज था, फिर दूसरी अवस्था कौन सी आई? तो कन्वेंशनल स्टेज आई। अब फिर आती है तीसरी पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज। देखिए, प्री यानी कि पहले की, अब क्या है? कन्वेंशनल, और ये क्या है? पोस्ट कन्वेंशनल, यानी कि उस कन्वेंशनल के बाद वाली अवस्था। तो प्री कन्वेंशनल स्टेज, कन्वेंशनल स्टेज, और तीसरी अवस्था कौन सी है? पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज है। अब हम कहाँ पे हैं? इस तीसरी अवस्था को पढ़ रहे हैं, पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज को, कि उत्तर रूढ़िगत नैतिकता की अवस्था को पढ़ रहे हैं। कोहल वर्ग के अनुसार यह अवस्था 13 वर्ष से ऊपर की चलती है। कितने? तो 13। ये प्री कन्वेंशनल स्टेज कितने? 4 से 10 वर्ष की अवस्था थी। कन्वेंशनल स्टेज कितना था? 10 से 13 वर्ष, टीन एज की बात करता था। और यह जो है किसकी बात करता है? जो अंतिम स्टेज है पोस्ट कन्वेंशनल, यह 13 वर्ष के ऊपर के बच्चों की बात करता है। ठीक है, इसमें यह नैतिकता की एक विकसित अवस्था है, यानी कि नैतिकता की क्या है? इसमें नैतिकता और अच्छे से विकसित हो जाती है, जिसमें छात्र नैतिकता का विकास, यानी कि जिसमें छात्र में नैतिकता का विकास में परिपक्व हो जाता है छात्र। इसमें क्या होता है? इस स्टेज में, पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज में, छात्र में जो है नैतिकता का विकास परिपक्व हो जाता है, बहुत अच्छे से नैतिकता उसमें विकसित हो जाती है। इस अवस्था में छात्र समाज के प्रति अपने उत्तरदायित्वों को प्रमुखता देने लगता है, यानी कि समाज के प्रति उसके क्या उत्तरदायित्व है, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, उनको क्या करने लगता है? समझने लगता है, उनको प्रमुखता देने लगता है। अब समझते हैं कि इस अवस्था को भी कोहल वर्ग ने 2 चरणों में बांटा है। कितने चरण में बांटा है? तो पोस्ट कन्वेंशनल, पीसी से डिनोट कर रही हूँ पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज को, कि पोस्ट कन्वेंशनल तीसरी अवस्था है, अंतिम चरण है, कि पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज को कोहल वर्ग ने कितने चरणों में? 2 चरणों में, सबके 2-2 चरण बांटे हैं। ठीक है, और यह कब से कब तक रहती है पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज? 13 वर्ष से ऊपर की अवस्था होती है। और इसमें इसके पहला चरण क्या है? तो सामाजिक समझौते की अवस्था, यानी कि स्टेज ऑफ सोशल कॉन्ट्रैक्ट, सामाजिक समझौता यानी कि सोशल कॉन्ट्रैक्ट की अवस्था होती है। और इस अवस्था में छात्र समाज के नीति नियमों को अपनाने लगता है, समाज के प्रति अपने व्यक्तित्व व्यवहार में उचित परिवर्तन करने लगता है। बच्चा क्या करता है? सोशल कॉन्ट्रैक्ट में, सामाजिक समझौते की अवस्था में, तो छात्र जो है समाज के जो नियम हैं उनको अपनाने लगता है और समाज के प्रति अपने व्यक्तित्व एवं व्यवहार में उचित परिवर्तन करता है, यानी कि अकॉर्डिंग टू सोशल कॉन्ट्रैक्ट, समाज के हिसाब से बच्चा खुद को ढाल लेता है और समाज के हिसाब से ही चलने लगता है बच्चा। अब समझते हैं इसको। कोहल वर्ग के सिद्धांत के इस चरण के अनुसार छात्र पूर्ण रूप से सामाजिक कार्यों के प्रति उत्तरदायित्वों को अपने अंदर समाहित कर लेता है। मैंने कहा ना कि बच्चा पूरी तरीके से सोशल हो जाता है, एक तरह से वन लाइन में अगर कहें तो बच्चा पूरी तरह से सामाजिक प्राणी बन जाता है। क्या बन जाता है? सामाजिक प्राणी। समाज के जो नियम हैं, मूल्य हैं, मानक हैं, उन सब को मानने लगता है और समाज के प्रति जो भी सामाजिक कार्यों के प्रति उसके उत्तरदायित्व होते हैं उन सबको क्या करने लगता है? मानने लगता है। समाहित कर लेना मतलब उन सब के अनुसार अपने आप को ढाल लेता है। अब देखते हैं कि पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज
पीसी पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज जो कि तीसरी अवस्था है कोहलबर्ग के नैतिक विकास की, जो कि 13 वर्ष की आयु से ऊपर की अवस्था होती है। और इसका जो है दूसरा चरण क्या है, सार्वभौमिक या विवेक की अवस्था, यानी कि यूनिवर्सल या कॉन्शियसनेस स्टेज की बात करता है। सार्वभौमिक या विशेष विवेक की अवस्था होती है। इस अवस्था में छात्र ऐसे मानकों का चयन करता है जो शाश्वत सत्य होते हैं, यानी कि क्या होते हैं, शाश्वत सत्य, यूनिवर्सल सत्य की बात करें, अर्थात जो प्रत्येक स्थिति में परिस्थिति के अनुकूल होते हैं, यानी कि जो कैसे भी स्थिति हो लेकिन वो कैसे परिस्थिति इन्वायरमेंट के अनुकूल होते हैं। इस अवस्था में छात्र अपने विवेक आत्मचिंतन की सहायता से सही गलत के मध्य निर्णयों का चयन करता है। किस स्टेज में, सार्वभौमिक या विवेक अवस्था में बच्चा अपनी विवेक बुद्धि के हिसाब से आत्मचिंतन की सहायता से सही गलत में निर्णय का चयन करता है। यह छात्र की परिपक्वता को दर्शाता है और इस स्तर में छात्र अपने चिंतन के अनुसार नीति नियमों का पालन करने लगता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं कि कोहलबर्ग के नैतिक विकास की विशेषताएं क्या क्या हैं। कोहलबर्ग के नैतिक विकास की विशेषताएं क्या हैं? तो पहला है कि कोहलबर्ग अपने 6 चरणों को सार्वभौमिक सत्य का स्थान देते हैं। कोहलबर्ग ने 3 स्टेज बताए, 3 अवस्थाएं बताई, उनके 6 चरण बताए और इन 6 चरणों को सार्वभौमिक सत्य मानता है, वह सार्वभौमिक सत्य का स्थान देता है। इनके अनुसार छात्रों के नैतिक मूल्यों का विकास समाज की सहायता से होता है। पूरे हमने जब भी कोहलबर्ग का नैतिक विकास को सिद्धांत को पढ़ा तो हमने समाज की प्रमुखता को देखा कि बच्चे में जो भी नैतिक मूल्यों का विकास हो रहा है वो समाज की सहायता से हो रहा है, सोशल कॉन्ट्रैक्ट की सहायता से हो रहा है। तीसरा है, कोहलबर्ग ने अपने इस सिद्धांत का प्रतिपादन 6 चरणों में विभाजित किया, 6 चरण बताए। ठीक है, इस सिद्धांत के अनुसार छात्र नैतिकता के आधार पर सही गलत के मध्य अंतर को समझ पाता है, यानी कि यह लाइन इसी लाइन पे तो पूरे कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत जो है आधारित है, बेस्ड है। कोहलबर्ग अपने परीक्षण के लिए कथाओं को माध्यम बनाकर प्रश्न करते हैं। तो आप कोहलबर्ग की थ्योरी को अच्छे से समझ जाएं तो फिर आप क्या करेंगे, इन सारी विशेषताओं को आप अच्छे से लिख सकते हैं, जान सकते हैं। कोहलबर्ग के नैतिक विकास का सिद्धांत देखिए, छात्रों के नैतिक विकास पर बल देता है, अर्थात उन्हें यह निर्णय में लेने में सहायता करता है कि उनके लिए क्या उचित क्या अनुचित है। यह सिद्धांत सत्य असत्य के मध्य अंतर को स्पष्ट करता है। बिल्कुल सही बात है। अब देखते हैं कि 3 अवस्थाएं कोहलबर्ग ने, एक बार रिवीजन करते हैं क्योंकि कन्फ्यूजन बहुत होता है बच्चों को कि कोहलबर्ग ने कितना, 6 बताए हैं, 3 बताए हैं, क्या बताएं, 6 अवस्थाएं बताएं कि चरण बताए हैं। तो सब समझिए, सबसे पहले 3 अवस्थाएं, कोहलबर्ग ने कितनी अवस्थाएं, तो 3 अवस्थाएं बताई हैं, 3 अवस्थाएं बताई हैं और इन 3 का सबका 2-2, इसमें तीनों का क्या करा, देखिए 1 2 3 अवस्थाएं बताई और तीनों अवस्थाओं के इसके कितने, इसके 2 चरण बताए, 1 चरण और 2 चरण। ठीक है, फिर दूसरे का जो है, इन्होंने दूसरे का भी 1 चरण और 2 चरण बताए। फिर तीसरे का भी कोहलबर्ग ने 1 और 2 चरण, यानी कि सब स्टेजेस, 2 सब स्टेजेस, 3 अवस्थाएं और 6 चरण की बात करता है। कोहलबर्ग अपने नैतिक विकास के सिद्धांत में इस चीज़ को याद रखेंगे। गुड बॉय गुड गर्ल की थ्योरी किस में देता है, आप उसको भी याद रखेंगे। पहली स्टेज क्या होती है, प्री कन्वेंशनल स्टेज होता है जो 4 से 10 वर्ष की अवस्था होती है। दूसरी क्या होती है, कन्वेंशनल स्टेज होता है जो 10 से 13 वर्ष की अवस्था होती है। और पीसी यानी कि पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज 13 वर्ष के ऊपर की अवस्था होती है। इसमें बच्चा जो है अच्छी तरीके से परिपक्व हो जाता है, उसका नैतिक विकास सर्वाधिक होता है। कहाँ पे, तो पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज में होता है। यही जो है, यही क्या है, कीवर्ड्स हैं, की पॉइंट्स हैं कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत के। आई होप आप लोगों को ये कोहलबर्ग के नैतिक विकास का सिद्धांत बहुत अच्छे से समझ में आया हो। और क्लास पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट करते रहिए। मिलते हैं अगले थिंकर के साथ अगले लेक्चर में। धन्यवाद।